हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला यूट्यूब चैनल। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। सो आरआरबी जेईई की नोटिफिकेशन की सबको वेट है और आप में से बहुत से लोग हैं जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आज का जो ये सेशन है इसमें हम नोटिफिकेशन से रिलेटेड तो बात नहीं करेंगे, लेकिन जैसा आप लोग जानते हैं कि जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि नोटिफिकेशन के बाद हम तैयारी शुरू करें। तो आज के सेशन में हम लोग मेनली बात करने वाले हैं कि आरआरबी जेईई के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, क्या उसमें एग्जाम पैटर्न रहेगा, और ये सब चीजों के बारे में अगर आपको पहले ही पता होगा और आप एग्जाम आने से पहले, नोटिफिकेशन आने से पहले ही तैयार कर लोगे तो आपका एग्जाम निकालने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज का जो ये सेशन है पूरा इस पर बेस रहेगा, जिसमें हम एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और इसके साथ साथ सिविल इंजीनियरिंग में जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनका वेटेज क्या रहा है, पिछले साल जब आरआरबी ने एग्जाम कंडक्ट कराया था तो उस वेटेज के बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूं, जिससे कि आपको एक ये आइडिया जरूर लग जाएगा कि टेक्निकल में कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो यहां पर ज्यादा पूछे जाते हैं और जिनको आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से देखना है। तो सबसे पहले यहां लिखा है आरआरबी जेईई। अगर आप आरआरबी जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपने डिप्लोमा कर रखा है, आपने बीटेक कर रखी है, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। और इससे पहले एग्जाम 2019 में नोटिफिकेशन जो आपका आरआरबी जेईई का आया था, तो हर 4 साल, 4 से 5 सालों में या 3 से 4 सालों में आरआरबी जेईई अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है। और क्यों इस एग्जाम के लिए सबका इतना ज्यादा इंटरेस्ट बना रहता है? क्योंकि इसमें वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर आपको यहां पर बताऊं, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हमारा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी जिसको हमने बताया। अभी हमारी इसकी नोटिफिकेशन फिलहाल के लिए नहीं आई है। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो इसमें फर्स्ट स्टेज सीबीटी होता है, फिर सीबीटी 2 होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसी के साथ साथ मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है। ठीक है, अगर हम यहां पर इसी के साथ बात करें कि आरआरबी जेईई में 2019 में जब आरआरबी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया था तो 13,000 के आसपास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज वहां पर थी। तो आप देखिए 13,000 कितनी ज्यादा वैकेंसीज है। तो इसी बार भी जब एग्जाम का नोटिफिकेशन, इसीलिए सबको बहुत ज्यादा वेट है क्योंकि यहां पर जो वैकेंसीज निकलती है उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है। अगर हम यहां पर बात करें 2023 के लिए भी, जो जूनियर इंजीनियर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या आपने डिग्री कर रखी है इन इंजीनियरिंग या रेलिवेंट स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एज लिमिट 18 से 33 इयर्स है, इसके अलावा कुछ अलग कैटेगरीज के लिए कुछ एज रिलैक्सेशन भी होता है, पर इसके बीच अगर आपका एज है जनरली तो आप इसके लिए अपना आरआरबी एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि आरआरबी जेईई जो एग्जाम होता है, जैसा अभी आपको बताया कि एक सीबीटी 1 होगा और एक सीबीटी 2 होगा, तो सीबीटी 1 का क्या पैटर्न रहेगा और सीबीटी 2 का क्या पैटर्न रहेगा, एक बार हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा सीबीटी 1 है वो एग्जाम आपका 90 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है और सीबीटी 2 के लिए आपको 120 मिनट दिए जाते हैं। सीबीटी 1 में हमारे टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सीबीटी 2 में 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम ये 100 और 150 का डिवाइड जो है वो किस तरीके से किया गया है उसके बारे में देखें, जो सीबीटी 1 होता है ना वो प्योरली आपका नॉन टेक्निकल होता है, जिसमें आपको प्रिपेयर करना होता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपके 30 क्वेश्चंस होंगे और 30 मार्क्स के लिए ये पूछा जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जिसमें 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 15 नंबर की पूछी जाती है और जनरल साइंस जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो प्रिपेयर करना है वो हमारा 30 मार्क्स, जो कि बहुत बड़ा वेटेज है। तो इस इतने का पूछा जाता है तो यहां से हमारा टोटल मार्क्स बन जाते हैं 100। तो सीबीटी 1 प्योरली नॉन टेक्निकल है, जिसमें आपको साइंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और मैथमेटिक्स को प्रिपेयर करना है। जब आप सीबीटी 1 क्वालिफाई करोगे तभी आप अभी सीबीटी 2 के लिए अगर हम लोग यहां पर बात करें तो उसमें भी एक बार देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स का होता है और ड्यूरेशन क्या रहने वाला है। तो 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि मुझे इस बार एग्जाम फॉर्म फिल करना है जब भी हमारा नोटिफिकेशन आएगा, तो आप इन सब्जेक्ट्स पर पहले ही काम करने लग जाओ। इसमें अगर हम बात करें रीजनिंग की, जनरल अवेयरनेस की और साइंस की, ये तो आपका एसएससी जेईई एग्जाम में भी काम आता है और भी वेरियस एग्जाम्स में काम आता है। तो आप इसको अभी से प्रिपेयर कीजिएगा, तभी आपकी एक्यूरेसी ऐसी बनेगी कि आप
100 क्वेश्चंस 90 मिनट्स में सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अगर इसके बाद हम बात करें सीबीटी 2 की, तो सीबीटी 2 में फिर से अगर आपने सीबीटी 1 में जनरल अवेयरनेस अच्छे से प्रिपेयर किया है तो वही सेम चीज आपकी सीबीटी 2 में भी हेल्प कर देगी। तो जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स। तो देखिए जनरल अवेयरनेस को यहाँ थोड़ा ज्यादा ध्यान देकर आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो 1 में भी हेल्प कर रहा है और 2 में भी हेल्प कर रहा है। और यहीं पर मैं बात करूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री सीबीटी 2 में बायोलॉजी से क्वेश्चंस नहीं आते हैं लेकिन सीबीटी 1 में आते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका 15 नंबर का पूछा जाता है, तो अगर आप 1 के लिए प्रिपेयर करोगे तो 2 में भी वो काम आएगा। तो इसको इस तरीके से पढ़ना है कि आपका 1 और 2 दोनों में वो हेल्प कर जाए। आगे हम बात करें बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन जिसके 10 मार्क्स हैं, और बेसिक ऑफ एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल जिसके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 मार्क्स ही उसका वेटेज है। बाद में अगर हम रिस्पेक्टिव ब्रांचेस की बात करें तो टेक्निकल एबिलिटीज मतलब आपके जो टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे वो 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 ही मार्क्स आपको उसमें मतलब हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहां पर होगा। तो अगर हम टोटल देखें तो 150 क्वेश्चंस हैं और 150 क्वेश्चंस के लिए जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ 2 घंटे है यानी कि 120 मिनट्स। तो 150 क्वेश्चन अगर आपको 120 मिनट में करने हैं तो 1 मिनट से भी कम का टाइम है आपके पास एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। अगर हम एवरेज देखें तो हम वेट नहीं कर सकते कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करना शुरू करें, आपको अभी से ही इन सब्जेक्ट्स पर काम करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल एबिलिटीज में कि हमारा टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो सिविल के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं और उन सब्जेक्ट्स का पिछली बार जब एग्जाम कंडक्ट कराया गया था आरआरबी के द्वारा तो उस टाइम पर क्या उसका वेटेज रहा था, कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स के पूछे गए थे वो हम डिस्कस करेंगे। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो कि आपका सबसे बेसिक सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका इसमें पूछा जाएगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जिसमें बिल्डिंग कंपोनेंट्स हैं, सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर, लोड बियरिंग फ्रेम, इन सभी टॉपिक्स आपके इंक्लूडेड होंगे। बिल्डिंग मटेरियल और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के टॉपिक्स इन्होंने सेपरेट करके यहाँ पर मेंशन किए हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर जिसमें आपका अर्थ वर्क, फाउंडेशन, डी वाटरिंग, कॉफर डैम, ये सारे टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, तो जैसा मैंने बताया कि सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, उन सभी के जो सब टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं वो सारे यहाँ पर मेंशन है। इसी में इंक्लूडेड हो जाएगा आपका कंपोजिट मैसनरी, कैविटी वॉल्स, डोर्स और विंडोज, ये सब आपका सुपर स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, ठीक है। अब सिविल इंजीनियर आपको सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर में तो डिफरेंस पता ही होगा। इसके अलावा बिल्डिंग फिनिशेस, बिल्डिंग मेंटेनेंस, बिल्डिंग ड्राइंग, तो ध्यान रहे यहाँ पर बिल्डिंग ड्राइंग भी पूछी जाती है जो थोड़ा सा अलग है, जो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, तो कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी में प्रॉपर्टीज और वेरियस टाइप ऑफ सीमेंट, कॉन्क्रीट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन, ये आपका और भी स्टेट ए और जेई के एग्जाम्स देख लीजिए, एसएससी जेई का देख लीजिए, वहां पर भी इसका वेटेज बहुत ज्यादा रहता है। अगले सब्जेक्ट की बात करें अगर हम सर्वेइंग की, तो सर्वेइंग में हमारे मैक्सिमम सभी ही टॉपिक्स इंक्लूड हैं जो आपके मैक्सिमम स्टेट ए और जेई में कवर होते हैं। जैसे टाइप ऑफ सर्वे हो गया, चेन हो गया, क्रॉस स्टाफ, कंपास, लोकल एट्रिक्शन, डंपी लेवल, तो लेवलिंग के सारे टॉपिक हैं, थियोडोलाइट, टेक्योमेट्री, एरिया एंड वॉल्यूम। तो ओवरऑल पूरा सर्वेइंग आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसके साथ साथ एडवांस सर्वेइंग इक्विपमेंट्स भी पढ़ने हैं और एरियल सर्वे और रिमोट सेंसिंग जो है, जो कि रिमोट सेंसिंग एसएससी जेईई में सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन यहां पर आपको वो एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा अपने एंड से। अगर हम बात करें कैड सॉफ्टवेयर जो बहुत सारे लोग सीखते भी हो, कॉलेज में भी इसकी अलग से लैब होती है, तो उसका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, कुछ बेसिक क्वेश्चंस उससे पूछे जा सकते हैं। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में आपका एप्लीकेशन ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, परमिएबिलिटी, सीपेज, तो ये सारा सिलेबस कवर होगा। वहीं हम हाइड्रोलिक्स की बात करें तो उसमें
प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोलिक मशीन भी इसमें ही कवर है, और फ्लो थ्रू ओपन चैनल भी हमारा हाइड्रोलिक्स वाले पार्ट में ही कवर है। देखने में लग रहा है कि भाई ये छोटा सा पार्ट है, लेकिन पढ़ने बैठोगे तो बहुत ज्यादा चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी हाइड्रोलिक्स वाला पार्ट भी कवर करने के लिए। इसके अलावा इरिगेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो इसी में ही इन्होंने हाइड्रोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन एंड रिजर्वायर प्लानिंग भी यहाँ पर मेंशन किया है। इसके अलावा जो डाइवर्जन हेडवर्क है, ये आप बेसिकली वैसे भी पढ़ते हो जब आप इरिगेशन पढ़ते हो, तो वो पार्ट यहाँ कवर हो रहा है। मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला पार्ट, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट जो आप सोम में पढ़कर आते हो, वो सारी चीजें कवर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, एनालिसिस ऑफ ट्रसेस हो गई, वो सब यहाँ कवर होगा। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये सारे सिलेबस आपको यहाँ पर कवर करना पड़ेगा, है ना। आगे हम लोग बात करते हैं डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का जो सिलेबस है अगर आप चेक करेंगे तो ये भी मैक्सिमम वही है जो हमारा मैक्सिमम स्टेट एजेई में रहता है ना। कोई ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें नहीं है, कुछ कुछ आपके सिलेबस में टॉपिक्स यहाँ पर एडिशनल, मतलब हम कह सकते हैं आरआरबी ने ऐड किए हैं, जहां आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि आपको रेलवे इंजीनियरिंग तो पढ़ना पड़ेगा, रेलवे के साथ साथ आपको नॉलेज यहाँ पर ब्रिज के बारे में भी होनी चाहिए, टनल इंजीनियरिंग के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो कि आप जनरली जब आप तैयार करते हो एसएससी के लिए तो वहां नहीं होता। या एक्स्ट्रा आपको टनल इंजीनियरिंग, ब्रिज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें, मतलब यानी कि ब्रिज इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा, रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें आपकी ट्रांसपोर्टेशन में कवर होंगी। और हाईवे को अलग से मेंशन किया गया है, हाईवे में वो सारी चीजें हैं जो रोड कंस्ट्रक्शन में कंसीडर की जाती हैं। साथ साथ में बता दूं, हिल रोड्स का डिजाइन हर स्टेट एजे के सिलेबस में ऐड नहीं होता, यहां मुझे हिल रोड्स भी पढ़ना है। तो अब आपको सिलेबस देख के तो ये लग ही रहा होगा कि ऐसा नहीं कर सकते कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम इतना बड़ा सिलेबस पढ़ना शुरू करें। तो आप अगर सोच रहे हो इस बार कि मुझे आरआरबी का जब भी नोटिफिकेशन आता है मुझे बिल्कुल तैयार रहना है, तो ये तैयारी अभी मतलब आपको ऑलरेडी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपका पब्लिक वाटर सप्लाई यानी कि वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, ये सारे पार्ट्स कवर होने वाले हैं। इसके अलावा एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट्स, ये भी एक अलग टॉपिक है, थोड़ा नया सा है, इसमें भी आपको देखो कि कुछ नए टॉपिक्स देखने को मिलेंगे जो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की, तो ये आप बाकी एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करते हो जो कि कॉमन रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स, ये टाइप ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कितने होते हैं, टेंडर कितनी तरह के होते हैं, कई बार ये आप एस्टिमेशन कॉस्टिंग में भी कवर कर लेते हो, तो ये चीज हो गई। ये थोड़ा सा एडवांस जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं, इनको आपको थोड़ा अलग से देखना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं अलग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने रिस्पेक्टिव स्टेट और ए और जेई के लिए ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। तो आपने इसमें जो सिलेबस मैंने आपको अभी दिखाया, आधा सिलेबस हो सकता है आपने ऑलरेडी कवर कर लिया हो, लेकिन जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, कुछ नए टॉपिक्स नजर आ रहे हैं, आप उनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जहां से भी नोट्स मिल रहे हैं स्टार्ट कर दीजिए उनको पढ़ना, मतलब उसके लिए लेट नहीं करना है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं जो हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि जो CBT 2 है उसमें जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, इसका वेटेज तो 2019 में जो एग्जाम हुआ था तो ये 15 नंबर का, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 मार्क्स की, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर 10 एंड बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल भी 10 मार्क्स का पूछा गया था, और टेक्निकल जैसे मैंने बताया कि 100 नंबर का, और इससे यहाँ पर बनते हैं टोटल 150 क्वेश्चंस। अब एक बार ये देख लेते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल सब्जेक्ट्स में कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा सवाल आए थे। और वैसे भी आप लोग जानते ही हैं कि एक सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर वो पढ़ लिया तो वो मैक्सिमम वेटेज आपका कवर कर लेता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, तो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में आपके 8 + 15, तो अभी भी
आरआरबी में भी सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो आपकी बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट की ही है। इसके बाद अगर हम देखें कंक्रीट और आरसीसी को अगर हम एक साथ इंक्लूड करें तो 8+7, तो इसका वेटेज भी बहुत अच्छा है। नॉर्मली भी जो स्टेट एग्जाम्स और एसएससी जेईई एग्जाम होता है उसमें भी ये 9 से 10 नंबर का पूछा ही जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें या फ्लूइड मैकेनिक्स का वेटेज भी अच्छा है, टोटल 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अप्रॉक्सीमेटली 8 मार्क्स का उस टाइम 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। अच्छा, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का वेटेज भी अच्छा खासा है, 8 नंबर आपको सॉयल मैकेनिक्स दे रहा है। और एनवायरमेंटल की बात करूं तो सिलेबस अपने आप में इतना बड़ा है कि उसको कवर करने में टाइम लग जाता है, कवर करने के बाद चीजें याद रखने में टाइम लग जाता है, उसमें न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज भी हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी हैं। तो 10 नंबर का एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पूछा गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें इंजीनियरिंग ड्राइंग आप ज्यादातर एग्जाम्स में ये नहीं आता है तो आप नहीं पढ़ते हो, तो यहाँ 6 नंबर का आता है। एटलीस्ट उसकी बेसिक नॉलेज भी अगर होगी तो वो भी सफिशियंट होगा। लेकिन मैं बता दूं, बहुत सारे लोग अभी ऐसे भी होंगे जो आरआरबी जेईई की तैयारी करके बैठे होंगे और जस्ट वेट कर रहे होंगे कि कब नोटिफिकेशन आए और हम एग्जाम देने जाएं। तो आपको उस कंपटीशन तक भी पहुंचना है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि ये टॉपिक छोड़ दूंगा और बाकी पढ़ लूंगा। छोड़ने पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है फिलहाल के लिए, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। जो भी चीजें इन सिलेबस में कवर नहीं करी है उनको कवर करना शुरू कर दो, ठीक है। एस्टिमेशन की बात करें तो वो 6 मार्क्स का पूछा जाता है। ऑटोकैड 1 नंबर का पूछा गया था। स्टील स्ट्रक्चर्स का वेटेज थोड़ा कम रहता है, 2 ही मार्क्स है ना, और सिलेबस बहुत ज्यादा है तो स्किप कर सकते हैं। इरिगेशन भी 2 मार्क्स का है, ज्यादा वेटेज नहीं है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस और रेलवे इंजीनियरिंग से 3-3 मार्क्स के 3-3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा मैं हाईवे इंजीनियरिंग की बात करूं तो हाईवे इंजीनियरिंग का वेटेज भी 4 मार्क्स है। पर मैं अगर कोई एक सब्जेक्ट छोड़ती हूं तो उससे 3 से 4 नंबर मैं साइड कर देती हूं। पर हो सकता है उसी सब्जेक्ट से बिल्कुल बेसिक सवाल आ जाए कि मैंने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो तो मैं करके आ सकूं। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट को 0 पे नहीं रखना है, आपको उस सब्जेक्ट को एटलीस्ट एवरेज तक लेके जाना है कि भाई डायरेक्ट कोई सवाल पूछा जाए जो कि सिंपल सी डेफिनेशन से रिलेटेड हो तो आप उसको वहां पर सॉल्व कर पाओ। इतना एटलीस्ट आपको अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लेना है। तो अगर मैं सारा वेटेज को एनालाइज करूं तो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन हो गया, आरसीसी एंड कंक्रीट हो गया, इसके अलावा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, ये वो सब्जेक्ट हैं जिनका वेटेज यहां पर नंबर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। सर्वे और रिमोट सेंसिंग का वेटेज आरआरबी में कम रहा था 2019 में, 2+1 यानी कि 3 मार्क्स का। तो जो हाइयर वेटेज वाले हैं वो तो तैयार करने हैं, लेकिन जिनका वेटेज कम है और आपको लग रहा है कि बहुत सिलेबस पढ़ने में ज्यादा है तो उनको एटलीस्ट बेसिक तैयार करके रखना है। तो आज के सेशन में आपको एक बेसिक आइडिया जरूर मिल गया होगा कि आरआरबी जेईई का पैटर्न रहता है सीबीटी 1, सीबीटी 2। सीबीटी 1 प्योरली नॉन टेक्निकल होगा, सीबीटी 2 में टेक्निकल एबिलिटी को भी टेस्ट किया जाएगा। तो आप अपना साइंस वाला सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस अच्छे से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो सीबीटी 1 में भी हेल्प करेगा, सीबीटी 2 में भी हेल्प करेगा, ठीक है। और इतना सारा सिलेबस है, जो जो चीजें अभी तक नहीं कवर हुई हैं उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए, तभी आप एग्जाम निकालने के पास पहुंच पाएंगे। क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है, बहुत सारे लोग हैं जो इसके लिए तैयारी ऑलरेडी कर बैठे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे कि जल्दी पेपर आए और हम कब एग्जाम देने जाएं। और इतनी सारी पोस्ट आती है कि इसमें चांसेस भी बहुत ज्यादा है हमारे सेलेक्ट होने के। तो इतनी ज्यादा जो पोस्ट है इसमें मौका आपको 3 से 4 साल बाद अगर मिल रहा है तो आपको उसको उस मौके का फायदा जरूर उठाना चाहिए। तो इसी सेशन को मैं यहाँ पर एंड करूंगी। अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और कुछ सेशंस में हम लोग इस चैनल पर जरूर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम की तैयारी के लिए। थैंक यू सो मच।